हेलो दोस्तों, नमस्कार। और आज के सेशन में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं लेंसेस, इसका पार्ट 2। अगर पार्ट 1 ना देखा हो तो जरूर देख लेना क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। सो लेट्स स्टार्ट विथ लेंसेस पार्ट 2। तो सबसे पहले हम देखने वाले हैं इमेजेस फॉर्म्ड बाय कॉनकेव लेंसेस। मैं बता दूं, अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो आपको कुछ नहीं समझ में आने वाला। फटाफट जाओ, पहले पार्ट 1 देखो, ठीक है। चलिए, तो कॉनकेव लेंस, अब हमने देखा था कॉनकेव और कॉन्वेक्स में डिफरेंस, ही आपको पता है। तो कॉनकेव लेंस किस तरीके का होता है आपको सभी को पता है, वो होता है इस तरीके का। तो ये क्या इमेजेस बनाता है। और हाँ, एक चीज है जो रे डायग्राम्स है, ये आज के सेशन में मैं सिर्फ एक्सप्लेन करने वाला हूं, और एक अलग से हम वीडियो जरूर बनाएंगे कि आप रे डायग्राम किस तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। तो एक अलग वीडियो जरूर आएगा उसके बारे में। तो देखिए, पहले तो इसके भी अलग रूल्स होंगे। देखिए, कॉनकेव लेंस है, इसका रूल्स थोड़ा सा अलग होता है। सो लेट्स सी द रूल्स। वी कैन ऑब्टेन द इमेजेस obtained by concave lenses, or you should rather write, we can draw the images obtained by concave lenses using the following rules. पहला रूल, when the incident ray is parallel to the principal axis, the refracted ray when extended backwards passes through the focus. इसका क्या मतलब है? देखिए, जब हमारी इंसिडेंट रे, मतलब वो ये रूल है बेसिकली, जब प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होती है ना इंसिडेंट रे, तब क्या हो जाएगा, यहाँ पे सिर्फ थोड़ा सा उल्टा है। जो रिफ्रैक्टेड रे है ना, जो रिफ्रैक्टेड रे है, वो रिफ्रैक्टेड रे वैसे तो डाइवर्ज होगी, क्योंकि जो कॉनकेव लेंस होता है वो एक डाइवर्जिंग लेंस होता है। लेकिन अगर उसको पीछे एक्सटेंड कर दे हम, ये जो डाइवर्जन है इसको हम पीछे ऐसे एक्सटेंड कर दे, तो ये कहां पे पहुंचेगा, हमारे फोकस पर, प्रिंसिपल फोकस पर पहुंचेगा। क्लियर है फर्स्ट रूल। सेकेंड रूल इसका एग्जैक्टली अपोजिट है। व्हेन द इंसिडेंट रे पासिस थ्रू द फोकस, द रिफ्रैक्टेड रे इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। जब हमारी इंसिडेंट रे फोकस से गुजरती है तो जो रिफ्रैक्टेड रे है वो प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल होगी। दैट इज द सेम रूल फॉर विच इज यूज्ड फॉर द अदर वन, फॉर कॉन्वेक्स। एंड थर्ड रूल वैसे आपकी टेक्स्ट बुक में दिया नहीं है, लेकिन ये भी होता है। When incident ray passes through the optical center of the lens, it passes without changing its direction. डायरेक्शन को चेंज किए बिना वो पास हो जाएगी फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर। अब देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, एक जो रे डायग्राम है वो आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन करके दिया हुआ है, एक रे डायग्राम में आपको दिखाऊंगा। As shown in figure 7.9, object PQ is placed between f1 and 2f1 in front of a concave lens. तो फिगर 7.9 देखिए, f1 और 2f1 के बीच में हमारा ऐसे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। समझ में आया? चलो, the incident ray PA starting from P and going parallel to the principal axis goes along AD after refraction. तो हमारी जो इंसिडेंट रे इस तरीके से निकलेगी PA, जो कि पैरेलल होगी प्रिंसिपल एक्सिस से। रिफ्रैक्ट होने के बाद वो बन जाएगी रे AD, ठीक है, रे AD बन जाएगी। If AD is extended backwards, it appears to come from F1. अब देखिए, आप बोलोगे कि भाई ये एंगल कैसे पता चलेगा हमें कि भाई कितना रिफ्रैक्ट हो रहा है। तो एंगल आपको सिंपल एक चीज से ही पता चलेगा, इस फोकस से, ठीक है। तो इस फोकस से आपको यहां तक, ये यहाँ पे आपका ये पॉइंट है, ठीक है, पॉइंट ए, PA ये रे है, पॉइंट ए तक ये रे आ रही है। आपको यहाँ पे ऐसे डॉटेड लाइन बनानी है बिटवीन F1 एंड A, और इसी लाइन को आगे एक्सटेंड करना है जिससे कि आपको मिल जाएगी रे AD, और ये होगी आपकी डाइवर्जेंट रे और रिफ्रैक्टेड रे, एज यू कैन से। सिंपल एकदम, ओके, समझ में आ रहा है? अब देखिए, दूसरा आपको क्या करना है। The incident ray PO starting from P and passing through O goes along the same direction after refraction. तो देखिए, PO जो है ये रे इस तरीके से ये आगे आगे जाती जाएगी, क्योंकि वो ऑप्टिकल सेंटर में से जा रही है तो सीधे जाएगी। और जहां पे ये दोनों रेज मिलेंगी, ये वाला पॉइंट, इसको हम नाम देंगे P डैश। क्योंकि बिकॉज ये देखिए, ये जो हमारी प्रिंसिपल एक्सिस पर जो पॉइंट है इसका नाम है Q। तो यहाँ पे जो प्रिंसिपल एक्सिस पे पॉइंट आएगा वो होगा Q डैश या फिर Q1, और यहाँ पे प्रिंसिपल एक्सिस पर नहीं है वो पॉइंट P है, तो इसलिए यहाँ पे जो पॉइंट प्रिंसिपल एक्सिस पे नहीं है उसका नाम होगा P डैश या फिर P1। सिंपल है। और यहाँ पे होगी हमारी इमेज यहाँ पे फॉर्म होगी। दिस इज अ वर्चुअल इमेज
इरेक्ट इमेज हो, इरेक्ट मतलब सीधी फॉर्म हुई है, वर्चुअल मतलब एक्चुअली अगर वहां पे स्क्रीन रखो तो इमेज नहीं आएगी, लेकिन अगर आपकी आंखें यहां से देखेंगी तो आपको लेंस के थ्रू यहाँ पे एक इमेज दिखेगी। इज इट क्लियर? समझ में आ रही बात? चलिए, now as the point Q is on the principal axis, its image is formed along the axis at the point Q1 directly below P1. Thus P1 Q1 is the image of PQ. तो PQ की इमेज है P1 Q1. The image formed by a concave lens is always virtual, erect and smaller than the object. तो हम जब भी कॉन्केव लेंस से कोई भी इमेज हो चाहे वो हमेशा वर्चुअल होगी, मतलब लेफ्ट साइड पे होगी लेंस के, इरेक्ट होगी और मतलब सीधी होगी और स्मॉलर होगी, कभी भी ये ज्यादा बड़ी नहीं हो सकती। दिस इज ऑल्सो स्मॉलर एज यू कैन सी। ये हमें कंक्लूजन ड्रॉ करते आता है। तो रे डायग्राम हमारे दो है, एक है इंफिनिटी पर अगर आप ऑब्जेक्ट रख देते हो तो क्या होगा, और दूसरा है ऑप्टिकल सेंटर और इंफिनिटी के बीच में कहीं भी अगर आप रख दो तो क्या होगा। तो पहला देख लो, जैसे कि अगर हमने इंफिनिटी पे रख दिया ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट पे से एक लाइट रेज आएगी इस तरीके से, ये ऐसे, ठीक है, और दूसरी लाइट रे इस तरीके से आप डिराइव कर सकते हो ऐसे। तो ये दोनों कहां पे मीट करती है? एक सिंगल पॉइंट पर। तो आपको दिखती है पॉइंट साइज्ड इमेज, पॉइंट इमेज दिखती है आपको, ठीक है, पॉइंट इमेज दिखती है। वर्चुअल है क्योंकि लेफ्ट साइड पर है। कोई भी वर्चुअल इमेज हमेशा इरेक्ट होती है, ये आपको पता होना चाहिए, इसलिए हमें भले ही दिख नहीं रहा है कि इरेक्ट है लेकिन वो है, ठीक है, क्लियर है। एंड सेकेंड आपका जो है, मैंने अभी अभी बताया था कि आपने अगर एक कॉन्केव लेंस के आसपास कहीं भी रखा, चाहे आपने O और F के बीच में रखा, F और 2F के बीच में रखा, F पे रखा, 2F पे रखा, 2F के बियॉन्ड रखा, हर जगह से आपकी इमेज स्मॉलर आने वाली है। और वर्चुअल एंड डायरेक्ट तो होगी ही, क्योंकि दैट इज द रूल फॉर कॉन्केव लेंस। And the image will always be between the optical center and focus. हमेशा इमेज ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में ही बनेगी, ये भी एक रूल है। क्लियर है भाई? बहुत ही आसान कॉन्सेप्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कार्टेशियन साइन कन्वेंशन क्या होता है देख लेते हैं। मतलब हमने पिछले साल मिरर्स के लिए पढ़ा हुआ है, इस साल हम लेंस के लिए पढ़ेंगे। आपको पूछा जा सकता है ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन, एक्सप्लेन द कार्टेशियन साइन कन्वेंशन, ठीक है। सो देखिए, अकॉर्डिंग टू द कार्टेशियन साइन कन्वेंशन द ऑप्टिकल सेंटर दैट इज O इज टेकन टू बी द ओरिजिन। ऐसा सपोज करो कि आप जो ये रे डायग्राम बना रहे हो ये ग्राफ पेपर पे बना रहे हो, तो यहाँ पे ग्राफ पेपर पे जैसे आप एक ओरिजिन लेते हो O, हम जब ऐसे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस इस तरीके से बनाते हैं ना, तो उसके बीच में का जो पॉइंट होता है उसको हम कहते हैं पॉइंट O ओरिजिन। तो यहाँ पे ऑप्टिकल सेंटर को ओरिजिन मानते हैं। The principal axis is the x-axis of the frame of reference। तो जो horizontal line होती है वो होती है x-axis, आपका principal axis होगा x-axis। The sign convention क्या है? देखिए, पहला point, the object is always placed on the left of the lens. All distances parallel to the principal axis are measured from optical center। तो देखिए, आपका ऑब्जेक्ट हमेशा जो लेंस है उसकी लेफ्ट साइड पे ही रहेगा, ये एक रूल है। उसी के साथ साथ जो भी आपको डिस्टेंसेस, आपको प्रिंसिपल एक्सिस पे जो भी डिस्टेंस मेजर करना है वो हमेशा ऑप्टिकल सेंटर से होगा। जैसे आपको फॉर एग्जांपल यहाँ से यहाँ तक का, लेंस से यहाँ तक का डिस्टेंस मेजर करना है तो ये आप ऑप्टिकल सेंटर से ही मेजर करेंगे। ये बेसिक रूल है। समझ में आ गई बात? बहुत सिंपल चीज है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। और तीसरा आपको क्या दिया है, नहीं दूसरा क्या दिया है, द डिस्टेंस मेजर्ड, यहाँ पे डी नहीं होना चाहिए, द डिस्टेंस मेजर्ड टू द राइट ऑफ O आर टेकन टू बी पॉजिटिव व्हाइल दोस मेजर्ड टू द लेफ्ट आर टेकन टू बी नेगेटिव। आप एक नंबर लाइन को इमेजिन करो, एक नंबर लाइन में हमेशा आप जब लेफ्ट पे जाते हो तब नेगेटिव आता है और राइट पे जाते हो तो पॉजिटिव आता है। वो छोड़ो, पिछले साल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ी हुई है आपने, उसके अंदर भी हमने पढ़ा हुआ है कि कोई भी आप अगर ग्राफ बनाते हो तो उस ग्राफ के जो एक्स एक्सिस होता है उस पे राइट साइड पर पॉजिटिव होता है और लेफ्ट साइड पर नेगेटिव होता है। ये हमने पिछले साल पढ़ा हुआ है, तो वही चीज है बस। Now third point, distances perpendicular to the principal axis and above it are taken to be positive. And fourth point, distances perpendicular to the principal axis and below it are taken to be negative.
तो देखिए अगर कोई भी डिस्टेंस आप नीचे ले रहे हो इस तरीके से, एक सेकेंड कहाँ गया, हाँ ठीक है, अगर आप ये डिस्टेंस मेजर कर रहे हो तो ये डिस्टेंस हमेशा नेगेटिव होगा, और ऊपर आप अगर कोई भी डिस्टेंस मेजर कर रहे हो परपेंडिकुलर, वो होगा पॉजिटिव। सिंपल है। वैसे ही हमारे ग्राफ में भी होता है, जो वाई एक्सिस होता है उस पे ऊपर वाले डिस्टेंस पॉजिटिव, नीचे वाले नेगेटिव होते हैं। The focal length of a convex lens is positive, while that of a concave lens is negative. एक कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ आपको पता है किधर होती है? फोकल लेंथ होती है यहाँ पे, एक सेकेंड, हाँ, फोकल लेंथ होती है यहाँ पे। कभी भी आप जब भी कॉन्वेक्स लेंस की ड्राइंग बनाते हो तब आप इसको फोकस पकड़ते हो ना, दिस इज द मेन फोकस, और जो भी लाइट रेज आती है आप यहीं पे बनाते हो। तो इसलिए कोई भी कॉन्वेक्स लेंस के लिए फोकल लेंथ होगी पॉजिटिव, क्योंकि राइट साइड पे आ रही है। जबकि जो कॉन्केव लेंस है, हमने अभी अभी रे डायग्राम देखा था, उसमें हम क्या लेते हैं, उसके अंदर हम लेते हैं नेगेटिव, बिकॉज आपका ऑप्टिकल सेंटर है यहाँ पे, आप फोकस ले रहे हो यहाँ पे लेफ्ट साइड पे, जो कि होता है नेगेटिव। दैट्स व्हाई फोकल लेंथ ऑफ अ कॉन्केव लेंस इज नेगेटिव। फिलिप्स के लिए पूछा जा सकता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इज इट क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं लेंस फॉर्मूला क्या होता है। भाई लेंस फॉर्मूला बहुत ही आसान है और इसको याद करने की बहुत ही आसान ट्रिक है, वो भी मैं बताऊंगा। पहले देख लीजिए, तो देखिए डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस इज कंसिडर्ड टू बी u, डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द लेंस इज कंसिडर्ड टू बी v, एंड फोकल लेंथ इज कंसिडर्ड टू बी f, और इनके बीच में का रिलेशन बताता है लेंस फॉर्मूला। और लेंस फॉर्मूला होता है 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। एक और बार बोलो, 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। अब इसको याद कैसे करोगे? वुफ, VUF, वुफ। बहुत ही आसान ट्रिक है, वुफ, VUF, वुफ। ठीक है, इस तरीके से आप याद कर सकते हो। The lens formula is same for any spherical lens and any distance of the object from the lens. It is however necessary to use the sign convention properly. मतलब आप कोई भी डिस्टेंस ले लो, कोई भी स्पेरिकल लेंस ले लो, मतलब कॉन्केव या कॉन्वेक्स, लेंस फॉर्मूला सेम रहेगा, बस कन्वेंशन, साइन कन्वेंशन, कहाँ पे नेगेटिव होगा कहाँ पे पॉजिटिव होगा, ये ध्यान से लेना। जैसे अगर इमेज की आपको पता है, जो मैक्सिमम टाइम्स हमारा जो ऑब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट की हाइट तो हमेशा ही पॉजिटिव होती है, ये आपको पता है, क्योंकि ऑब्जेक्ट हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर होता है इस तरीके से। और जो इमेज है कॉन्केव लेंस के अंदर, हमेशा इमेज की भी हाइट पॉजिटिव होगी, क्योंकि इमेज भी ऊपर होती है, इरेक्ट होती है। और जब इमेज होती है इन्वर्टेड, मतलब नीचे, जैसे कि ज्यादातर कॉन्वेक्स के रे डायग्राम्स में, वहां पे हाइट होगी नेगेटिव। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैग्निफिकेशन क्या होता है? देखिए बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है। मैग्नीफाइंग ग्लास आपको पता है, कोई भी लेंस कितना मैग्नीफाई करता है उसको हम कहते हैं मैग्निफिकेशन। द मैग्निफिकेशन ड्यू टू अ लेंस इज द रेशियो ऑफ द हाइट ऑफ द इमेज, दैट इज h2 टू द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट h1। तो देखिए हम ऑब्जेक्ट की हाइट को h1 पकड़ते हैं, इमेज की हाइट को h2 पकड़ते हैं, तो मैग्निफिकेशन क्या होगा? रेशियो ऑफ h2 एंड h1, दैट इज h2 अपॉन h1। क्लियर है? बहुत सिंपल। अच्छा, एक और मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है। मैग्निफिकेशन ड्यू टू अ लेंस इज ऑल्सो रिलेटेड टू द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड दैट ऑफ द इमेज फ्रॉम द लेंस। लेंस से ऑब्जेक्ट का कितना डिस्टेंस है और इमेज का कितना डिस्टेंस है, उस पर भी मैग्निफिकेशन बेस्ड होता है, और उससे हमें एक और फॉर्मूला मिलता है मैग्निफिकेशन का, m इज इक्वल टू v अपॉन u, डिस्टेंस ऑफ इमेज अपॉन डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। अच्छा, ये जो हमने दो फॉर्मूलाज देखे अभी, इससे आपको एक रिलेशन निकालते आता है h1 h2 u v के अंदर, और वो रिलेशन होगा h2 अपॉन h1 इज इक्वल टू v अपॉन u बाय ट्रांजिटिविटी। सिंपल है ना? हाँ, ये भी आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करते समय काम आएगा, सो दैट्स व्हाई नोट दिस डाउन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एक लास्ट पॉइंट है आज के सेशन के लिए, पावर ऑफ लेंस क्या होती है भाई? पावर ऑफ लेंस, द कैपेसिटी ऑफ अ लेंस टू कन्वर्ज और डाइवर्ज इंसिडेंट रेज इज कॉल्ड इट्स पावर। देखिए अगर एक लेंस, इंसिडेंट रे उसके ऊपर पड़ रही है एक लेंस पर, वो कितनी कन्वर्ज होती है, इन केस ऑफ कॉन्वेक्स लेंस कन्वर्ज होगी, तो कितनी कन्वर्ज हो रही है, कितनी झुक रही है,
उसको हम कहते हैं पावर। और जितनी ज्यादा झुकेगी वो इंसिडेंट रे, फॉर एग्जांपल अगर इंसिडेंट रे ऐसे आ रही है, इंसिडेंट रे अगर इतनी झुकी तो पावर ज्यादा है, इतनी झुकी तो पावर कम है, सिंपल। जबकि कॉनकेव लेंस के इसमें अपोजिट होता है, जो इंसिडेंट रे आ रही है वो जितनी ज्यादा डाइवर्ज होगी, जितनी ज्यादा दूर जाएगी, उतना ज्यादा पावर है कि नहीं, सिंपल है। द पावर ऑफ अ लेंस डिपेंड्स ऑन इट्स फोकल लेंथ। अब इसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। पावर इज द इनवर्स ऑफ इट्स फोकल लेंथ कहा जाता है, मतलब जितनी फोकल लेंथ बढ़ाओगे उतनी पावर कम हो जाएगी। इसका एक सिंपल कारण, एकदम सिंपल। और वो कारण क्या है? वो कारण ये है कि अगर आपकी फोकल लेंथ कम है, अगर आपकी फोकल लेंथ कम है तो आपकी जो रे आ रही है वो ज्यादा बेंड होगी। अगर फोकल लेंथ ज्यादा है तो रे कम बेंड होगी, बस सिंपल रीजन। एक और बार एक्सप्लेन कर देता हूं, ठीक है। अगर आपकी फोकल लेंथ इतनी है और यहां पे आपका फोकस है तो रे ऐसे बेंड होगी, जबकि अगर आपकी फोकल लेंथ ज्यादा है तो रे ऐसे बेंड होगी। तो देखिए यहां पे कम बेंड हुई, यहां पे ज्यादा बेंड हुई। दैट्स व्हाई पावर इज मोर इफ फोकल लेंथ इज लेस एंड पावर इज लेस इफ द फोकल लेंथ इज मोर। ये सिंपल सा रीजन था एंड आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। नाउ ये आपको पता चल गया कि पावर इज इनवर्स ऑफ फोकल लेंथ, तो इसको हम कह सकते हैं P इज इक्वल टू 1/f, है कि नहीं। और फोकल लेंथ, अब ये एक लेंथ है, लेंथ हमेशा मीटर्स में होता है, तो इसलिए फोकल लेंथ इज इन मीटर्स, इसलिए f मीटर दिया हुआ है। P इज इक्वल टू 1/f इन टर्म्स ऑफ मीटर। और आपको यह भी पता होना चाहिए कि पावर का यूनिट होता है डायोप्टर, दैट इज कैपिटल D। तो 1 डायोप्टर इज इक्वल टू 1/1 मीटर। इसी फॉर्मूले से मिल गया हमें, सिंपल एकदम। इज इट क्लियर? तो आप तबाही मचाने के लिए तैयार है। अच्छा एक और चीज है, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज, मुझे लगा वो लास्ट टॉपिक था, ठीक है, इसको भी देख लेते हैं। कॉम्बिनेशन मतलब एक साथ करना लेंसेज को। इफ टू लेंसेज विद फोकल लेंथ्स f1 एंड f2 आर केप्ट इन कॉन्टैक्ट विद ईच अदर, द कॉम्बिनेशन हैज एन इफेक्टिव फोकल लेंथ गिवन बाय डैश। अब देखिए, अगर आपने f1 और f2 ऐसे दो लेंसेज लिए, नहीं दो लेंसेज लिए, उनके फोकल लेंथ f1 और f2 थी, सॉरी, तो उन दोनों को एक साथ रखने पर, जब आप दोनों को एक साथ रखोगे तो एक जो फोकल लेंथ आपको मिलेगी ना, वो कंबाइंड होगी, वो डबल होगी, ठीक है। वो कैसी होगी? 1/f इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2, ऐसी होगी वो कंबाइंड फोकल लेंथ। और इसी को हम इफेक्टिव फोकल लेंथ कहते हैं, क्योंकि दोनों एक साथ किए, उसका इफेक्ट की वजह से ये फोकल लेंथ मिली आपको, इसलिए इफेक्टिव फोकल लेंथ। क्लियर है? एक और बार बता रहा हूं, टोटल इफेक्टिव फोकल लेंथ इज इक्वल टू, सॉरी, 1 इफेक्टिव फोकल लेंथ इज इक्वल टू 1 फोकल लेंथ ऑफ फर्स्ट लेंस प्लस 1 फोकल लेंथ ऑफ सेकेंड लेंस। और इसको इफेक्टिव फोकल लेंथ कहा जाता है, ये याद रखना है। वैसे ही पावर के बारे में है कि भाई अगर आपने दो लेंस एक साथ रखे, दोनों की पावर थी P1 P2, तो उनकी इफेक्टिव पावर हो जाएगी कॉम्बिनेशन P इज इक्वल टू P1 प्लस P2। क्लियर है? इज इट क्लियर? तो भाई आपने तो सब पढ़ लिया। कितना आसान था ये चैप्टर, बताओ, है कि नहीं? कितना आसान था। सो दैट इज इट फॉर टुडे। और हमारी जो वेबसाइट है जहाँ पे आपको प्रैक्टिस पेपर मिल सकते हैं, इंस्टाग्राम जहाँ पे आप फॉलो करके सारे अपडेट ले सकते हैं, और हमारा दूसरा चैनल, सारी की सारी लिंक्स डिस्क्रिप्शन में है, जाके फॉलो कर लेना। यहाँ पे ईमेल आईडी है, तो आप मुझे कोई भी डाउट पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो अच्छा लगा है और ठंडी लग रही है तो लाइक कर दो, बहुत ठंडी है आज, नहीं लग रही तो भी कर दो। और सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि चैनल के सारे नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे। और अपने दोस्तों के साथ प्लीज शेयर करो, क्योंकि ये वीडियोस बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो अपने दोस्तों को भी ये फायदा पहुंचाओ। सिर्फ 2-3 लोगों के लिए मैं ये वीडियो नहीं बना रहा हूँ। सो थैंक यू सो मच एंड बाय बाय, मिलेंगे अगले सेशन में।